गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में 6वां अध्याय जिसका शीर्षक है मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसके पहले वाले अध्याय में आप लोगों ने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा और उसके पहले गुलाम वंश के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें किस प्रकार से उन लोगों की शासन व्यवस्था थी, किन कौन कौन सी उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उनके समय में युद्ध किस प्रकार से हुआ करते थे। अब हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य जब भारत आया उस समय भारत में जो राज्य थे वे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गए थे और वहाँ पर जो शासक लोग थे उन लोग सारे लोग अपने आप को एक स्वतंत्र शासक मानते थे, जिसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर मुगल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों को में आक्रमण किया और वहाँ पर विजय हासिल कर एक बड़ा साम्राज्य की स्थापना की थी। और उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुई। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि यहाँ पर तुर्क सुल्तानों ने छोटे बड़े कई राजाओं को हराया और हराकर वहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। लगभग 200 वर्ष तक का भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था। मतलब तुर्कों का शासन लगभग 200 वर्ष तक चला यहाँ पर भारत में। फिर यहाँ पर शासन करने वाले जो अंतिम शासक थे जो लोधी वंश के थे, लोधी वंश था, जिसकी स्थिति कमज़ोर थी और वह कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, उसका पतन हो गया। वह कई छोटे छोटे साम्राज्य जिसके कारण से वहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हो गए। अब पढ़ेंगे हम लोग बाबर जो सन 1526 से लेकर 1530 तक का शासन किया, ये किस प्रकार से था। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि भारत में मुगल साम्राज्य मुगल काल में का सबसे प्रथम शासक कौन था, तो आपको लिखना होगा कि प्रथम शासक मुगल काल का प्रथम शासक बाबर था, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कहलाते हैं बाबर। और यहाँ बाबर के तुर्किस्तान से फरगना का एक छोटा सा राज्य उसके पिता के से उत्तराधिकार में मिला था। फरगना मतलब जो गांव से थोड़ा सा बड़ा होता है, वैसे ही यहाँ फरगना जो होता था 10-15 गांव को मिलाकर होता था, वो फरगना वो उसके हिसाब से यहाँ पर उनको वहाँ पर मतलब शासन करने के लिए मिला था उनके पिता को। अब वह 13 वर्ष की उम्र में फरगना के गद्दी पर बैठ गए। 13 वर्ष के थे जब बाबर वहाँ उनके पिता का देहांत हो गया और 13 वर्ष की उम्र में ही वह फरगना की गद्दी पर बैठे। लेकिन उससे कम उम्र में होने के कारण से और लोगों ने उसका विरोध किया और यहाँ पर लाभ उठाकर, जिसका कम उम्र का लाभ उठाकर विदेशियों ने यहाँ पर फरगना से उसे बाहर कर दिया था। बाबर लगातार संघर्ष करता रहा और मगर वह फरगना पर अधिकार नहीं कर पाया था। वह लगातार संघर्ष करता रहा कि वह फरगना को जीत जाए, लेकिन बाबर जीत नहीं पाया था और तब उसने यहाँ पर काबुल में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। काबुल नामक राज्य था जो वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया। काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील रहा और मध्य एशिया में वह ताकतवर शासक थे। इसलिए वह बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिल पाई थी और मध्य एशिया में जो शासक थे वो बहुत ही ताकतवर थे, इसलिए वहाँ पर उनको जीत हासिल नहीं हो पाई थी। वह कुछ हद तक वहाँ पर जीत हासिल हुई थी। उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तान का शासक था, लोधी वंश का शासक चल रहा था और इसी समय बाबर ने पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने जो इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाकर वहाँ पर दिल्ली में नया शासक दिल्ली पर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ पर वो जो इसमें जो दौलत खां इब्राहिम लोधी का जो सेनापति था उसे बाबर ने अपने बस में कर लिया और पूरी जानकारी लेने लग गया था और उस पर आक्रमण कर दिया, जिससे लोधी वंश वहाँ पर समाप्त हो गया। अब यहाँ से मुगल वंश प्रारंभ हुआ था। बाबर सन 1526 से यहाँ पर पानीपत के मैदान पर सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ
युद्ध किया और इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया था। बाबर के पास यहाँ पर बहुत ही मजबूत जो अस्त्र शस्त्र थे वो बहुत ही मजबूत थे, बंदूकें थी और बारूदी तोपें थी, जिसके कारण से वहाँ भारत के शासक वहाँ पर टिक नहीं पाए और उन्हें भारत के शासकों को वापस जाना पड़ा था। उसके पश्चात यहाँ पर उसके पास कुशल तीरंदाज घुड़सवार थे जो कि लोधी की सेना में नहीं थे। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोधी की सेना के पास नहीं थी और इसी के कारण से यहाँ पर मुग़ल जो काल था, मुग़ल सम्राट था, जो मुग़ल का जो बाबर सम्राट था, वो उसके सामने युद्ध में उन लोग हार गए थे। और यहाँ पर बाबर ने स्वयं बड़ी कुशलतापूर्वक यहाँ पर युद्ध किया और युद्ध करके उसे हरा दिया था। बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूटकर काबुल लौटना चाहते थे। जो बाबर के जो सरदार थे, सेनापति थे और बड़े अधिकारी थे, उन लोग भारत में आक्रमण तो किया और आक्रमण करके जीत भी गए थे। उनका उद्देश्य था कि भारत में जितने भी धन हैं उसको उस क्षेत्र में जहाँ पर उन लोगों ने जीत हासिल की थी वहाँ पर के जो धन दौलत है उसको लूटकर फिर से वो काबुल वापस चले जाए। किंतु बाबर भारत में ही रहकर वह राज्य की स्थापना करना चाहता था। किंतु बाबर का उद्देश्य ये था कि भारत में ही रहकर वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे। अपनी विजय को बनाए रखने के लिए वह अपने राज्य के विस्तार के लिए उसने आसपास के कई राज्यों को पर आक्रमण किया और उन्हें हराकर वहाँ पर साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखते हैं बाबर और राणा सांगा के बीच में किस प्रकार से युद्ध होता है और किस प्रकार से राणा सांगा और बाबर में युद्ध होकर कौन जीतता है। उन दिनों राणा सांगा जो मेवाड़ का राजपूत राजा था, एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने का प्रयास किया था। यहाँ पर जो राणा सांगा थे वे मेवाड़ के राजा थे और वो जिस प्रकार से जो बाबर था वो हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में जाकर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो राणा सांगा जो थे वो उसको अपनी विशाल सेना लेकर उसको रोकने का प्रयास किया। राणा सांगा अनुभवी एवं कुशल सेना नायक थे। उनके पास कई राजपूत राज्य व अफगान सरदार मिल गए थे तथा राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना से ज़्यादा सैनिक थे। राजपूतों की तैयारी देखकर बाबर की सेना हताश हो गई। उनके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहती थी। जो राणा सांगा था, राणा सांगा बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक था और उसके सहायता के लिए कई राज्य के जो शासक थे वो भी उसके साथ आ गए। तो इतनी बड़ी विशाल सेना देखकर जो बाबर की जो सेना थी वो क्या हो गई, हताश हो गई और वो वापस लौटना चाहती थी। किंतु बाबर ने उन्हें एक जोश भरा भाषण दिया जिससे सैनिक इस दुनिया में जब जन्म लेता है, कोई सैनिक जब जन्म लेता है तो वह एक दिन अवश्य मरता है और हिम्मत से युद्ध करो। यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो हमें साम्राज्य मिलेगा और पराजित होंगे तो हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन सम्मान के साथ मरना अपमानित जीवन जीने से कहीं अच्छा होता है। बाबर ने जोश भरा भाषण सैनिकों के सामने दिया कि सैनिक जन्म लेता है और जन्म लेने के समय में वहीं से वो क्या करता है, युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। युद्ध में अगर उसे जीत हासिल हो गई तो वह साम्राज्य उसको मिलता है, अगर हार गया तो उसे शहीद मान लिया जाता है। किंतु अगर पीठ दिखाकर अगर वो भागता है तो उसे कायर कहा जाता है और ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम शहीद हो जाएं। बाबर के इस भाषण से सैनिकों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था और सन 1527 में यह खनवा के मैदान में भीषण युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा की हार हो गई। और ये जोश भरा भाषण सुनकर भले ही बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से छोटी थी, किंतु वो जो जोश भरा भाषण था वह भाषण उन लोगों को बहुत ही उत्साहित किया। और फिर उसके बाद उन लोगों ने वो भाषण को सुनकर आगे
युद्ध किया और युद्ध करने के बाद उन लोगों ने जीत हासिल की थी बाबर ने, और राणा सांगा की इस युद्ध में हार हो गई थी। राणा सांगा की हार के बाद बाबर के सामने कोई भी शक्तिशाली शत्रु नहीं था, और इस तरह से बाबर ने दिल्ली में मुगल काल की स्थापना की थी। और राणा सांगा को हराकर उन्हें क्या क्या दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित किया। जब दिल्ली में साम्राज्य स्थापित कर लिया तो बाबर ने बाबर के द्वारा ही यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाबर सुंदर बगीचों का शौकीन था। उसने भारत में मुगल शैली के कई बाग बगीचे बनवाए थे, और बाबर ने अपने जीवन काल में अनुभवी तथा विस्तार पूर्वक अपनी जो आत्मकथा थी वो लिखी थी। वह तुर्क भाषा में थी। इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपने जीवन काल का जो आत्मकथा था उसे भी लिखा था, और उसके लिखा था वह एक तुर्की भाषा में लिखा था, जिसे बाबर की आत्मकथा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। अब बाबर के बाद देखेंगे इस समय बाबरनामा, यह बाबरनामा भी कहा जाता था। उसके बाद देखेंगे हुमायूं जो बाबर का पुत्र था, उन्होंने सन 1530 से लेकर 1556 तक का शासन किया था। हुमायूं जो बाबर की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, वह पिता के जीते हुए इलाकों को संभालने के लिए काफ़ी कठिनाई आई थी, क्योंकि यह साम्राज्य बहुत बड़ा था और हुमायूं उस समय छोटा था, इसलिए वह साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो गया था और उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। हुमायूं को अपने भाइयों के अलावा यहाँ पर गुजरात के सुल्तान ने भी हराया था, और गुजरात के सुल्तान के द्वारा सुल्तान राजपूत और अफगान सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हुमायूं के जो सगे भाई थे उन लोग और गुजरात के जो शासक थे उन लोगों का विरोध सहना पड़ा था, और उसी के कारण से और गुजरात के प्रांत गुजरात और मालवा पर विजय बनाए करने में सफल रहा, किंतु पूर्वी भारत में वो अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सका था, और इस क्षेत्र के अफगान सरदार शेरशाह सूरी से वह हार गया, और शेरशाह सूरी से हारने के बाद 1540 में वह भारत छोड़कर उसे भागना पड़ा था। और भारत छोड़ने के बाद इसके बाद वह 15 सालों तक का यह भटकता रहा, और उसने ईरान के शाह की शरण ली, और उसकी मदद से सन 1555 में वह भारत फिर से लौट कर आया और युद्ध करके अपने साम्राज्य को वापस ले लिया। किंतु 1556 में वह दिल्ली के पुराने किले पर अपने पुस्तकालय में जब वह सीढ़ियों से उतर रहा था, तब उस समय उसका पैर फिसल गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम लोग मुगल काल के संस्थापक बाबर थे, और बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं था। आज भाग 1 में हम लोग खाली इतना ही अध्ययन करेंगे, और आप इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके पहले का प्रश्नोत्तर आप लोग लिखे होंगे, और बहुत सारे बच्चे जिन लोगों ने कॉपी जमा की थी अभी तक का उन लोगों की कॉपी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। किसी ने 1 अध्याय लिखा है, किसी ने 2 अध्याय लिखा है। तो आप जो आसपास जो होंगे आपके दोस्त लोग, उन लोगों से आप उन लोगों की कॉपी लेकर अपनी कॉपी को पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर से जमा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।